in association with Himalaya Green Tea Tulsi. नवंबर 2009 की एक दोपहर चेन्नई के कोयम्बेडु में बस अड्डे पर एक बस आकर रुकती है। दो लोग बस से उतरते हैं। दोनों के पास सामान के नाम पर सिर्फ एक सिलेंडर था, जिसे लेकर वो कहीं जाने की जल्दी में थे। तभी एक आदमी आकर उनसे कुछ पूछताछ करता है। सादे कपड़ों में ये तमिलनाडु पुलिस का एक सिपाही था। पुलिस को कहीं से एक बड़ी टिप मिली थी और उसी वास्ते उस रोज उन दो लोगों की फील्डिंग लगाई थी। पुलिस ने उनके पास से जो सिलेंडर बरामद किया वो असल में एक कंटेनर था। उसके ऊपरी हिस्से को मॉडिफाई करके एक बड़ा सा ढक्कन लगा हुआ था। ढक्कन खोला गया, उसमें अखबार की तहें बिछी थी। उसके नीचे पुलिस ने देखा कि पत्थर का एक टुकड़ा है जिस पर काले रंग का पेंट किया हुआ है। टुकड़े को नजदीक के एक पेट्रोल पंप तक ले जाया गया। उस पर पेट्रोल डालते ही उसका पेंट उतर गया। अंदर से निकला एक शिवलिंग, और कोई ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं। ये शिवलिंग एमरल्ड यानी पन्ना रत्न का बना हुआ था, जिसे तमिलनाडु के तिरुवन्मियूर जिले के मरुनदेश्वरार मंदिर से चुराया गया था। और ये सिर्फ अकेला शिवलिंग नहीं था। पिछले सालों में ऐसे 5 शिवलिंग दक्षिण भारत के अलग अलग कोनों से चोरी हुए थे। चोल साम्राज्य के दौर में पन्ना रत्न से बने ये 7 शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जिनके बारे में मान्यता है कि एक साथ इनकी पूजा करने से आदमी अमर हो जाता है। बहरहाल इन शिवलिंग की चोरी अमरता के वरदान के लिए नहीं, रोकड़े के लिए की जा रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में एक शिवलिंग की कीमत 53 करोड़ रुपए थी और पूरा धंधा लगभग 1000 करोड़ के आसपास का था, जिसका मुख्य खिलाड़ी अमेरिका में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को चलाता था। कौन था ये शख्स? कैसे भारत के मंदिरों से चोरी कर लाखों करोड़ों की मूर्तियां विदेश पहुंचाई गई और कैसे हुआ इस खेल का पर्दाफाश? इसी से जुड़ा है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं तारीख। ये भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम है। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के बंटवारे से। बंटवारे के वक्त पुरुषोत्तम राम कपूर पाकिस्तान से भारत आया। यहाँ जालंधर में उसे एक मकान अलॉट हुआ। ये मकान पहले किसी मुसलमान का था। पुरुषोत्तम कपूर को घर में कुछ पुरानी किताबें मिली, जो घर का पुराना मालिक पाकिस्तान जाते हुए वहीं छोड़ गया था। कुछ सालों तक किताबें जो की तो ही पड़ी रही। फिर एक दिन किसी ने पुरुषोत्तम को बताया कि ये किताबें आम नहीं है, ये इस्लाम धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक किताबें थी, जिनकी कीमत हजारों लाखों में थी। पुरुषोत्तम ने इन किताबों को बेचकर खूब मुनाफा कमाया और 1961 में दिल्ली आ गए। साउथ एक्सटेंशन में उन्होंने एक आर्ट गैलरी खोली और अपने दोनों बेटों को भी वहीं लगा दिया। कपूर परिवार ने इस धंधे से खूब मुनाफा कमाया। देश नया नया आज़ाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान के कोनों कोनों में ऐसे मंदिर थे जिनमें हजारों साल पुरानी मूर्तियां और कलाकृतियां रखी हुई थी। इन मंदिरों में सुरक्षा नाम मात्र की थी, इसलिए चोरों की पौ-बारह हो रखी थी और स्मगलिंग का पूरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहा था। कपूर परिवार भी इनमें से एक था। ये लोग चोरों से मूर्तियां खरीदते और उन्हें खरीदारों तक पहुंचाते। पुरुषोत्तम के दोनों बेटों सुभाष और रमेश ने इस धंधे को आगे बढ़ाया और अमेरिका तक पहुंचा दिया। साल 1974 में सुभाष कपूर ने न्यूयॉर्क में अपनी एक आर्ट गैलरी खोली। नाम रखा आर्ट ऑफ द पास्ट। उसमें भारत से लाई बहुमूल्य कलाकृतियों को अमेरिका में बेचना शुरू किया। उसने चंद्रकेतुगढ़ की टेराकोटा कलाकृतियां अमेरिका तक पहुंचा दी। साथ ही राजा दीनदयाल की ली हुई ऐतिहासिक फोटोग्राफ्स बेचने के चलते इंटरनेशनल आर्ट्स मार्केट में उसका बड़ा नाम भी हो गया। इस बीच ऐतिहासिक कलाकृतियों पर नजर रखने वाली कई एक्टिविस्ट के लिए ये बड़ा सवाल बना कि ये मूर्तियां आ कहां से रही हैं। फिर साल 2009 में एक घटना हुई। मुंबई से एक शिपिंग कंटेनर अमेरिका पहुंचा। इस कंटेनर पर अमेरिकी कस्टम अधिकारियों की नजर थी। उन्हें भारत से जानकारी मिली थी कि इस कंटेनर को लेकर कुछ शंकाएं हैं। मसलन इस कंटेनर में कहने को तो फर्नीचर जा रहा है, लेकिन जिस कंपनी के जरिए फर्नीचर जा रहा है वो कपड़े एक्सपोर्ट करती थी। वहीं इस कंटेनर का वजन कई टन था, जो सामान्य फर्नीचर के हिसाब से काफी ज्यादा था। कंटेनर की तलाशी की गई तो उसमें से बहुमूल्य पेंटिंग्स और मूर्तियां निकली, जिनकी कुल कीमत कई 100 करोड़ में थी। सामान तो जब्त कर लिया गया, लेकिन सुभाष गिरफ्तारी से बच गया। सिंगापुर में रहने वाले विजय कुमार हेरिटेज एक्टिविस्ट हैं। मूर्ति स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही थी। अपनी किताब द आइडल थीफ में वो लिखते हैं कि सुभाष की भारत और अमेरिका दोनों जगह अधिकारियों से साठगांठ थी और इसके बिना इतने सालों तक स्मगलिंग का यह धंधा चल ही नहीं सकता था।
अपनी किताब में वो तरीका भी बताते हैं जिससे सुभाष भारत से मूर्तियां हासिल करता था। भारत में सुभाष का एक एजेंट था, संजीवी असुकन। असुकन ने पूरे दक्षिण भारत में चोरों का एक नेटवर्क बना रखा था। सुभाष को जब भी किसी मूर्ति की जरूरत पड़ती तो वो असुकन को इसकी खबर पहुंचाता। असुकन चोरों के नेटवर्क को ये काम सौंपता और कुछ ही दिनों में मूर्तियां गायब कर दी जाती। कई बार तो मूर्तियां गायब कर नकली मूर्तियां रख दी जाती, जिससे कई महीनों तक लोगों को चोरी की खबर ही नहीं लगती। चोरी के लिए कपूर को मामूली रकम देनी पड़ती। उदाहरण के लिए नटराज की एक 4 फुट की मूर्ति के लिए चोरों को 3 लाख रुपए दिए गए, जबकि इसे ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी को $5 मिलियन में बेचा गया। ऐसे ही पौंडीचेरी के पास एक गांव से चोरी की गई मूर्ति को सुभाष ने $8 मिलियन में बेचा था। इन मूर्तियों को विदेश एक्सपोर्ट कैसे किया जाता था, इसके लिए भी सुभाष ने पूरा इंतजाम कर रखा था। अपनी आर्ट गैलरी के साथ साथ उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपनी खुद की कंपनी खोली हुई थी। मूर्तियों को पहले भारत से हांगकांग तक पहुंचाया जाता, वहां से लंदन और फिर न्यूयॉर्क। 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका में सामान की चेकिंग पर काफी सख्ती हो गई, लेकिन फिर भी आर्ट्स गैलरी के सामान पर उतना शक नहीं किया जाता था। सुभाष इस बात का ध्यान रखता था कि उसने कभी कागजात तैयार कर रखे हों। साथ ही देखकर इस बात का पता लगाना आसान नहीं था कि मूर्तियां चोरी की हैं। इस तरीके से सुभाष ने कई दशकों तक मूर्तियां स्मगल की और मोटा पैसा कमाया। सुभाष का ये धंधा यूं ही बिना रोक टोक के चलता रहता अगर नवंबर 2009 में वो शिवलिंग न पकड़ा जाता, जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था। तमिलनाडु में सालों से मूर्ति चोरी की तहकीकात के लिए पुलिस की एक विशेष टीम काम कर रही थी। सालों से उनकी नजर संजीवी असुकन पर थी। मार्च 2009 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके कंप्यूटर्स की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कुछ न मिला। इसके कुछ महीने बाद जब नवंबर में शिवलिंग पकड़ा गया तो पुलिस ने उन 2 लोगों के माध्यम से असुकन तक भी अपने पहुंचने का रास्ता बनाया। वहां पुलिस असुकन पर पेच कस रही थी। ठीक उसी समय अमेरिका में सुभाष कपूर अपने प्रेम प्रसंगों के चलते पुलिस के शिकंजे में फंसे जा रहे थे। हुआ यूं कि सुभाष सिंगापुर में आर्ट गैलरी चलाने वाली एक लड़की से प्यार करने लगा। दोनों साथ साथ आर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में तनातनी हो गई और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। दोनों एक दूसरे पर पैसों की धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुभाष के पक्ष में दिया। सुभाष के इस प्रेमिका ने उससे बदला लेने की ठानी। अप्रैल 2009 में उसने ब्रुकलिन म्यूजियम की वेबसाइट पर मौजूद एक कलाकृति की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि यह मूर्ति सुभाष कपूर के जरिए यहाँ पहुंची है। जल्द ही इंटरनल फोरम्स पर ऐसे सवालों की झड़ी लग गई। सुभाष अब जांच एजेंसियों के रडार पर था। जल्द ही इंटरपोल ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और सुभाष अमेरिका से फरार हो गया। साल 2011 में उसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। तब भी सुभाष की प्रेमिका ने ही उसकी शिनाख्त में इंटरपोल की मदद की थी। उसे प्रत्यार्पण कर भारत लाया गया। सालों तक चले मुकदमे के बाद 1 नवंबर 2022 को उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मूर्तियों का क्या हुआ? 20 सालों में सुभाष ने 2000 से ज्यादा मूर्तियों की स्मगलिंग की थी। सरकार ने इन मूर्तियों को वापस हासिल करने की कोशिश की और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने स्मगल की गई ऐसी कई मूर्तियों को वापस लौटा दिया। वहीं अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने 307 के आसपास ऐसी मूर्तियों और कलाकृतियां वापस लौटा दी। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसे लिखा था मेरे साथी कमल ने, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना और है। लल्लन टॉप अड्डा में सौरभ द्विवेदी समेत पूरी लल्लन टॉप की टीम से मिलने का आपके पास मौका है। 18, 19 और 20 नवंबर तारीख याद रख लीजिए। जगह है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो दिल्ली में है और वहां पे जमेगा हमारा लल्लन टॉप अड्डा। इसमें सिनेमा, साहित्य, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकारों को आप लाइव देख पाएंगे, सुन पाएंगे, लल्लन टॉप के लोगों से मिल पाएंगे और यहाँ पर क्विज भी होंगे और उसमें आप इनाम राशि भी जीत सकते हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर आप टैप करके ऐसा कर सकते हैं। अब यहीं पे तारीख समाप्त होता है। इसे कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया जतिन ने। मेरा नाम है सोनल। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।